आइए हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत लेते हैं। और आज पहला प्रश्न हम लेंगे, हाउ आर इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लासिफाइड। इंजीनियरिंग सामग्रियों का वर्गीकरण। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द सबस्टांस यूज्ड इन द डिजाइन and manufacturing of mechanical components and structures. These materials are classified based on their composition, properties, and applications. The primary classification includes metals, ceramics, polymers, and composites. इंजीनियरिंग सामग्रियां वे पदार्थ होते हैं जो यांत्रिक घटकों और संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें इनकी संरचना, गुणधर्म और अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह इसका अर्थ है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब इस लेआउट से समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है। तो पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है सेरेमिक्स, चौथा है कंपोजिट्स। अब फर्दर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है मेटल्स का, वो हो रहा है मेटल्स में फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं, आगे हम लोग इस पर विस्तार से समझेंगे भी, है ना। तो अब नॉन मेटल्स में है थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स और इलास्टोमर्स। उसी तरह सेरेमिक में ग्लासेस, क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स। और जब कंपोजिट्स में देखते हैं तो अपना क्लासिफिकेशन जो हो रहा है यहाँ पर, वो मेटल मैट्रिक्स, सेरेमिक मैट्रिक्स और पॉलीमर मैट्रिक्स। आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो पहला है मेटल्स यानी कि धातु। मेटल्स आर मटेरियल दैट हैव हाई स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी and are typically malleable and ductile. They are further classified into ferrous and non-ferrous. तो यहाँ पर हम लोग पहले फेरस लेंगे। पहले पिछला पंक्ति समझ लेते हैं, जो लाइन्स हम लोगों ने बात की कि उच्च मजबूती वाली जो धातु है, धातु जो होती है उच्च मजबूती, विद्युत और तापीय चालकता वाली होती है, और ये आम तौर पर मेलेबल और डक्टाइल होती है। डक्टाइल पर हमको हिंदी में लोग तन्य कहते हैं, है ना। और इन्हें दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है फेरस मेटल्स। अब फेरस मेटल क्या है कि इसके जो मुख्य घटक के रूप में होते हैं लोहा। मेन कंटेंट जो होता है वो होता है आयरन, एंड द बेस एलिमेंट्स जो है वो आयरन है। फेरस मेटल्स कंटेन्स आयरन एज ए बेस एलिमेंट्स एंड आर कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ये निर्माण, मशीनरी और परिवहन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है फेरस मेटल्स। और इसका जब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल होगा कास्ट आयरन, जिसे हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। तो इसके जो कार्बन परसेंटेज होते हैं वो होते हैं 2.1 से 4 तक। यानी कि मुख्य जो अवयव है वो तो आयरन है ही, उसके अलावा जो कार्बन अवयव मिलता है वो 2.1% से लेकर 4% तक रहता है कास्ट आयरन में। और जिसे कार्बन है, जिससे यह ब्रिटल हो जाता है, लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, संपीड़न में स्ट्रांग होता है। इसका यूज जो होता है खास करके पाइप्स, इंजन ब्लॉक्स और मशीन टूल्स में होता है। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील लोहा और कार्बन, जिसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत होता है 0.05 से लेकर 2% तक, 0.05 से लेकर 2% तक होता है किसमें, स्टील में। और यह अब इसके अंदर भी अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये होगा माइल्ड स्टील, जो कि लो कार्बन स्टील होता है। निम्न कार्बन होगा, फिर जो है मध्यम होगा और फिर उच्च होगा। अब तीनों में कार्बन परसेंटेज याद रखने वाली बात है कि जो लो कार्बन स्टील होगा उसमें 0.05 से 0.3 तक कार्बन रहेगा, और ये स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज होता है। उसी तरह मीडियम कार्बन स्टील में जो होगा 0.3 से लेकर 0.6 तक कार्बन रहेगा, कार्बन परसेंटेज। और ये गियर्स और क्रैंकशाफ्ट
में बनाने में उपयोग होता है। अब हाई कार्बन स्टील जो है, यानी कि आप देख रहे हैं कि 0.05 से 0.3 और मीडियम में 0.3 से लेकर 0.6। अब हाई कार्बन स्टील में 0.6 से लेकर 1.5% कार्बन। तो हाई कार्बन स्टील में 0.6 से लेकर टू 1.5% कार्बन, जिसका प्रयोग होता है कटिंग टूल्स और स्प्रिंग बनाने में। और अब चौथा जो है वो है एलॉय स्टील। आगे जो हम लोग बात करेंगे वो एलॉय स्टील की। ये फेरस मेटल्स कंटेनिंग एडिशनल एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम और मोलिब्डेनम टू एनहेंस प्रॉपर्टीज सच एज कोरोजन रेसिस्टेंस एंड हार्डनेस। यानी कि जो ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु इस्पात है, इसमें अतिरिक्त तत्व मिलाते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम। इस सभी चीज़ों को जोड़कर हम लोग संक्षारण प्रतिरोध और कठोरता बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। अब दूसरा है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन आयरन and are resistant to rust and corrosion. Example includes aluminium, copper, brass, bronze. अब जो अलौह धातु है जिसमें मुख्य रूप से लोहा नहीं रहता है, यानी कि इसका कंटेंट लोहा नहीं है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जिससे ये जंग प्रतिरोधी होता है। एल्युमिनियम हल्का जंग प्रतिरोधी वायुयान ऑटोमोबाइल पैकेजिंग में प्रयुक्त होता है। तांबा यानी कॉपर उच्च विद्युत और तापीय चालकता विद्युत तारों, नल साजी, हीट एक्सचेंजर में प्रयुक्त होता है। पीतल यानी कि ब्रास, जिंक और कॉपर यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु जो है वो जंग प्रतिरोधी फिटिंग और वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त होता है। अगला है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है CuSN यानी कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, जो कि हार्डर देन ब्रास, पीतल से कठोर, बियरिंग्स और मरीन एप्लीकेशन में समुद्री अनुप्रयोग में प्रयुक्त होता है। अगला है सेरेमिक्स। Ceramics are non-metallic inorganic materials that exhibits high hardness, heat resistance and brittleness. They are used in applications requiring air resistance and thermal insulation. इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्साइड सेरेमिक्स, एलुमिना, जिंक्रोनिया, used in cutting tools, insulators and biomedical implants. Carbide ceramics, silicon carbide, tungsten carbide, used in abrasive and high performance tool. अब nitrides, silicon nitrides used in engine components and turbine blades. Glass, amorphous ceramics used in window, fiber optics and laboratory equipments. जो सेरेमिक्स हैं, सेरेमिक गैर धात्विक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उच्च कठोरता, ऊष्मा प्रतिरोध और भंगुरता प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम लोगों को उच्च कठोरता, ऊष्मा प्रतिरोध और भंगुरता दिखती है। उपयोग जो सामान्य होता है वो उपयोग होता है घर्षण प्रतिरोधी अनुप्रयोग इसमें मिलेगा और ऊष्मा इंसुलेशन मिलेगा। अब इसका जो हम लोग देखें कि ऑक्साइड सेरेमिक, एलुमिना, जिंक्रोनिया काटने के औजार, इंसुलेटर और चिकित्सा उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं। कार्बन सेरेमिक जो है वो घर्षण औजार और उच्च प्रदर्शन में प्रयोग होते हैं। उसी तरह नाइट्राइड जो है इंजन घटकों और टरबाइन ब्लेड्स में प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आते हैं। और कांच जो होता है वो एमॉर्फस सेरेमिक खिड़कियां, फाइबर ऑप्टिक्स और प्रयोगशाला के उपकरणों के बनाने में उपयोग में आते हैं। अगला है पॉलीमर्स। पॉलीमर जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें लंबी आणविक श्रृंखला होती है। ये हल्के जंग प्रतिरोधी और विद्युत इंसुलेशन धर्मगुण प्रदर्शित करते हैं, देखने को मिलती है। पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन, दे आर लाइट वेटेड
corrosion resistance, and offer good electrical insulation based on structure. Polymers are classified into thermoplastic, thermosetting plastics और elastomers. थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलास्टोमर्स, इन सभी में से भी वर्गीकृत किया गया है। अब थर्मोप्लास्टिक्स में ये गर्म करने पर नरम होते हैं, ये गर्म करने पर नरम होते हैं और पुनः आकार दिया जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइल। अब एक है कि पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक बैग कंटेनर प्रयुक्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है पाइप विद्युत इंसुलेशन में प्रयुक्त होता है। अब पॉलीप्रोपिलीन जो है ऑटोमोबाइल भाग पैकेजिंग आदि में प्रयुक्त होता है। ये यूज्ड इन प्लास्टिक बैग्स कंटेनर्स। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो पाइप्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में प्रयुक्त होता है। पॉलीप्रोपिलीन जो है वो ऑटोमोटिव पार्ट्स और पैकेजिंग में प्रयुक्त होता है। अब जो दूसरा है वो क्या है कि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह एक बार कठोर होने के बाद यह पुनः पिघलाया या आकार नहीं दिया सकता। इसमें जो है अगर आप एक बार इसे कठोर बना दिए या कठोर हो गया, उसके बाद इसे पुनः पिघलाया नहीं जा सकता और आकार नहीं दिया सकता। जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट विद्युत स्विच और हैंडल में प्रयुक्त होते हैं। आप एग्जाम्पल भी अगर मन में समझ सकते हैं कि स्विच को अगर पिघला सकते हैं तो ऐसा नहीं है ना, उसको बदल नहीं सकते उसके आकार प्रकार को, यानी कि एक बार कठोर हो गया तो फिर उसे पुनः पिघलाया या आकार नहीं दिया सकता। बेकेलाइट एग्जाम्पल इसका। एपॉक्सी रेजिन, चिपकाने वाले पदार्थ, चिपकाने वाले पदार्थ कोटिंग्स में प्रयुक्त होते हैं या कोटिंग्स में प्रयुक्त एपॉक्सी रेजिन। अगला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स ये खिंचाव सहन कर सकते हैं और अपनी मूल आकृति में लौट सकते हैं। इलास्टोमर्स कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। और इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण होगा जो है कि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर यूज इन टायर्स, बेल्ट्स। और अगला है सिलिकॉन रबर। प्राकृतिक रबर और सिलिकॉन रबर ये दो उदाहरण हैं। प्राकृतिक रबर में टायर और बेल्ट में प्रयुक्त होते हैं। अब सिलिकॉन रबर जो है वो चिकित्सा प्रत्यारोपण और गैस्केट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेचुरल रबर यूज इन टायर्स, बेल्ट्स। सिलिकॉन रबर्स यूज्ड इन मेडिकल इम्प्लांट्स और गैस्केट्स। अगला है कंपोजिट। Composites are engineered materials made by combining two or more different metals to achieve superior properties. These metals consist of matrix material or reinforcement. Matrix material provides shape and protects to reinforcement, और reinforcement improves strength and stiffness. इसका examples है fiber glasses, कार्बन फाइबर reinforced polymers, कंक्रीट मेटल्स मैट्रिक्स कंपोजिट्स। इसका जो उदाहरण होगा वो फाइबर ग्लास होगा, जिसमें कि ग्लास फाइबर प्लस पॉलीमर मैट्रिक्स। कार्बन, अब दूसरा कार्बन फाइबर प्रबलित जो पॉलीमर हैं जिसे हम लोग CPRP कहते हैं। अब इसका जो प्रयोग है कहाँ कहाँ है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि संयुक्त पदार्थ यानी कंपोजिट संयुक्त पदार्थ दो या दो से अधिक विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है ताकि बेहतर गुणधर्म प्राप्त किया जा सके। मैट्रिक्स सामग्री जो है वो मैट्रिक्स मटेरियल वो आकार देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। और सुदृढ़ीकरण जो हमारा, जिसको हम लोग सुदृढ़ीकरण कहते हैं, रेनफोर्समेंट, यानी कि रेनफोर्समेंट क्या है, वो शक्ति और कठोरता को बढ़ाता है। अब उदाहरण हम लोग इसका समझते हैं कि फाइबर ग्लास यानी कि ग्लास फाइबर प्लस पॉलीमर मैट्रिक्स, जिसमें जो हम लोग नौका यानी कि नाव, बोट्स, विमान, एयरक्राफ्ट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यानी खेल के उपकरणों में प्रयुक्त करते हैं। कार्बन फाइबर प्रबलित जो पॉलीमर है यानी कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर, वो CRPR जो है CFRP used in aerospace, automotive and sports industry due to high strength and low weight. वायुयान, ऑटोमोबाइल, खेल उद्योग में उच्च शक्ति और कम वजन के कारण
उपयोग में किए जाते हैं। और जो कंक्रीट है, कंक्रीट सीमेंट और एग्रीगेट्स जो निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। और मेटल मैट्रिक्स संयुक्त पदार्थ जो है हमारा एमएमसी जो है, जो वायुयान और ऑटोमोबाइल में के प्रयोग में लिया जाता है। और अब हम जो है आगे